दोस्तों नमस्ते। राज्यसभा के चुनाव अब घोषित हो चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव के बाद राज्यसभा का गणित ही बदलने वाला है और उसी बदलते गणित को हमें समझ लेना आवश्यक है। मैं आंकड़ों के खेल में ज्यादा आपको फंसाऊंगा नहीं, बल्कि सिर्फ इतना बताऊंगा कि क्या होने वाला है और कौन कौन से बड़े लोग अभी राज्यसभा के बाहर होने वाले हैं। दोस्तों, 37 सीटों के लिए मार्च महीने में चुनाव होने वाला है। 37 अलग अलग राज्य में से कितने लोग आते हैं, ये पहला देख लेते हैं। महाराष्ट्र से 7, उड़ीसा से 4, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, आसाम से 3, बिहार से 5, छत्तीसगढ़ से 2, हरियाणा से 2, हिमाचल से 1, तेलंगाना से 2। यह स्थिति है अलग अलग राज्यों के राज्यसभा चुनावों की। अब इससे पहले इन 37 जगह पर क्या स्थिति थी? एनडीए के खाते में सिर्फ 12 सीटें थी और 25 सीटें इंडी अलायंस के पास थी। मतलब एनडीए कुछ भी नहीं था, सबसे ज्यादा सीटें इंडी अलायंस के पास थी। इंडी अलायंस मतलब तमिलनाडु के पार्टी और साथ ही साथ बाकी शरद पवार की पार्टी, ऐसे लोगों के साथ थे। अब बिल्कुल यह गणित उल्टा पड़ने वाला है। 25-12 की जो स्थिति थी, वही स्थिति इस बार एनडीए के 25 हो सकते हैं और विरोधी पार्टियों के मतलब इंडी अलायंस के अब लगभग 12 ही हो सकते हैं। 12 भी सिर्फ तमिलनाडु और तेलंगाना के आधार पर की बात कर रहा हूं। बाकी जगह बहुत ही मुश्किल स्थिति में इंडिया अलायंस हो सकती है। इससे राज्यसभा का गणित ही बदलने वाला है। मेरी मानो तो एक अगर चुनाव महाराष्ट्र में हुए, अगर महाराष्ट्र में निर्विरोध नहीं हुआ चुनाव और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तो शायद इंडी अलायंस को एक और झटका बैठने की संभावना है, क्योंकि बस 9 विधायकों को अगर अपनी तरफ कर लिया जाए तो 7 के 7 सीट महाराष्ट्र से जीते जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस इसमें माहिर माने जाते हैं। अगर इंडी अलायंस की महाराष्ट्र की सीट एकनाथ शिंदे को एक एक्स्ट्रा दी जाए, एकनाथ शिंदे अपना जोर लगा ले और उसको बचे कुचे विधायकों का, एनडीए के मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें 4 सांसद जीतकर भी जो वोट बचते हैं, उन वोटों को अगर एकनाथ शिंदे की तरफ मोड़ दिया जाए और 9 विधायक अगर जोड़ दिए जाए विरोधी दलों के, तो एकनाथ शिंदे के 2 सांसद चुनकर आ सकते हैं। मैं एकनाथ शिंदे की ही बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा वोट बचे रहते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के आंकड़े दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सांसद है। शिवसेना के पास मतलब एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है, 57 विधायक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 41 विधायक है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के इकलौते विधायक, भले ही उनके नेता कहीं भी हो, विधायक तो इन एनडीए के संग है। इंडिपेंडेंट एक जो कोल्हापुर से चुनकर आए हैं, वो इनके साथ है। युवा स्वाभिमान के एक राणा, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनसुराज्य पक्ष कोरे जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आंकड़ा देखा जाए तो 235 से आगे जो एकदम इनके है वो पहुंच जाते हैं। यही आंकड़ा अगर प्रमुख विरोधियों का देखा जाए तो 46 तक चला जाता है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति चुनकर आ सकता है और उनके साथ साथ और भी दल है। इंडिपेंडेंट एक, एमआईएम एक, शेकाप एक, शाहू अघाड़ी एक, सीपीआई एक, समाजवादी पार्टी 2, ये 7 हो जाते हैं। 46 और 7 इनको भी जोड़ा जाए, लेकिन अगर इनके 2 फोड़े जाए,
इनमें से 7 में से एमआईएम और समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे, ये तो स्वाभाविक है और दिखता भी है। लेकिन आजकल की राजनीति ऐसे हो गई है ना भाई, कौन किसके साथ जाएगा पता ही नहीं चलता, बस ये हम मान कर चल रहे हैं। इनमें से 9 विधायकों को अगर अलग किया जाए, अपने पार्टी में किया जाए वोटिंग के लिए, तो मामला खत्म। 7 के 7 महाराष्ट्र के एनडीए के आ सकते हैं और इसी बात को समझ लेना आवश्यक है। तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर है। अगर शरद पवार का नाम आता है चुनाव के लिए 85 की उम्र में, तो ही शायद एनडीए में फूट ना होने के आसार है। माफ कीजिएगा, इंडी में फूट ना होने के आसार है। अगर कोई भी और आ जाता है, क्योंकि शिवसेना को भी लगता है कि यह सीट हमारी है, उसके बाद कांग्रेस को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और हम में और शिवसेना में, तो ये सीट हमें दे दी जाए। तो कांग्रेस और शिवसेना ये दोनों झगड़ रहे हैं। इसमें शरद पवार कह सकते, देखो भाई, अगर मुझे ना किया तो आपके टूट सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन ये है कि मुझे ही कर दो। तो शरद पवार के नाम पर एक सहमति हो सकती है और यहीं पे वोटिंग ना टूटने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बच जाती है। तो शरद पवार को लेके अपने में फूट ना पड़े, इसका व्यवस्था की जाएगी। अब महाराष्ट्र के 7 में से 6 एनडीए के खाते में जाएंगे, ये तो अब निश्चित है, 7 भी हो सकते हैं। ओडिशा में 3 सीटें हैं, उड़ीसा में लगभग 4 सीटें हैं और 4 में से 3 तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगी। चौथी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि पटनायक क्या करेंगे इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर है। पश्चिम बंगाल में 1 से 2 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर विजय प्राप्त कर सकती है। 6, 3, 9 और 1 भी पकड़ लिया तो हो जाते हैं 10। अगर 2 पकड़ लिए जाए तो हो जाते हैं 11। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें हैं, उसमें से 1 तो जीतने में भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संख्या भी आगे बढ़ जाती है। आसाम के 2 सीटें आराम से, 3 में से 2 सीटें आराम से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बिहार के 5 में से 4 सीटें एनडीए आराम से जीत सकती है। तो हिमाचल की इकलौती सीट शायद भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में ही चली जाए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी गड़बड़ हो रही है भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो वो हिमाचल की सीट को भी पकड़ लीजिएगा। तेलंगाना में 1 और हरियाणा में भी 1 मिल गया, तो 20-21 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए वैसे ही पार कर लेता है। बस तमिलनाडु में कितने मिलते हैं ये देखना आवश्यक है। अब इस गणित से राज्यसभा का पूरा गणित ही बदलने वाला है और वैसे ही उसके बाद तुरंत जून और नवंबर में भी एक और बड़े स्थान रिक्त होने के आसार दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का गणित इसलिए बदल रहा है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग राज्यसभा में हैं। अभी तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी, उनका भी टर्म खत्म होने को है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो राज्यसभा को प्रभावित करते हैं, वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा रिटायर्ड हो रहे हैं। साकेत गोखले, जिसको कांग्रेस से लाकर, आम आदमी पार्टी वाया कांग्रेस से लाकर ममता बनर्जी ने अपना सांसद बना दिया था, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। एम थम्बिदुराई रिटायर्ड हो रहे हैं। कनिमोझी रिटायर्ड हो रही है। शरद पवार रिटायर्ड हो रहे हैं। रामदास अठवले रिटायर्ड हो रहे हैं। कांग्रेस के भी बहुत बड़े बड़े नेता रिटायर्ड हो रहे हैं। तो इसमें अभी ये बड़े नेता अभी राज्यसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। इनमें से कुछ नेता, शरद पवार का भी नाम उसमें हो सकता है, अभिषेक मनु सिंघवी का भी नाम उसमें हो सकता है। अगर ये नहीं पहुंचते हैं तो राज्यसभा का गणित ही चरमरा जाता है और ये चुनाव और जून नवंबर में होने वाले चुनाव इसी गणित को बदलने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से राज्यसभा में एनडीए और भी आक्रामक बन जाता है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज